खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंडी में पाठ 5 गलता लोहा नामक कहानी पर आधारित पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न उत्तर। दोस्तों, इससे पहले हमने इस पाठ की कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। कहानी को पढ़ने से हमेशा पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तरों के अतिरिक्त गद्यांश पर पूछे गए प्रश्न उत्तर और कहानी पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी आप समझकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न उत्तर। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और साथ ही दोस्तों नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी हमें मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ के साथ। प्रश्न 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो दोस्तों, आपने कहानी में से उस प्रसंग का जिक्र करना है, उसका उल्लेख करना है जिसमें किताबी विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर, जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जवान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौंकने फूकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। प्रश्न 2, मोहन धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। उत्तर, धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात बचपन से बिठा दी गई थी। दूसरे, मोहन कक्षा में सबसे होशियार था। इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी कभी नहीं समझता था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। उत्तर, मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें उठने बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहा पर नपी तुली चोटें मारी और धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति के काम कर रहा था। धनराम सख्त दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। तो दोस्तों, धनराम एक चकित दृष्टि से, सख्त की जगह आप चकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, या आप आश्चर्य की दृष्टि से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। उत्तर, लेखक ने मोहन के लखनऊ प्रवास को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। यहाँ आने पर उसका जीवन बधी बधाई लीक पर चलने लगा था।
वह सुबह से शाम तक नौकर की तरह काम करता था। नए वातावरण व काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गई। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े। उसे कोई काम नहीं मिल सका। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं जो बुद्धिमान और मेधावी होने के साथ ही बहुत अधिक होशियार या जानकार होते हैं, पर धन की उचित व्यवस्था न होने के कारण वो अपनी प्रतिभा सभी को नहीं दिखा पाते हैं और उनकी प्रतिभाएं दब जाती हैं। प्रश्न 5, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों? उत्तर, जब धनराम तेरा कहा पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जबान के चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। अगला प्रश्न है 6, क बिरादरी का यही सहारा होता है। क किसने किससे कहा, ख किस प्रसंग में कहा, ग किस आशय से कहा, घ क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है कि बिरादरी का यही सहारा होता है। इसका अलग अलग अर्थ आपने बताना है। जैसे किसने किससे कहा, यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा, दोस्तों ये मैं है। जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। गो किस आशय से कहा, तो दोस्तों किस अर्थ से ये कहा उसने। यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। घ क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। उत्तर, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। वह परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। इसके अंतर्गत दूसरा है, उसकी आंखों में एक सजग की चमक थी। कहानी का यह वाक्य, दोस्तों ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हुआ है, तो आप ये है उसकी आंखों में। क किसके लिए कहा गया, किस प्रसंग में कहा गया, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो दोस्तों पहले का उत्तर है, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया। ख मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है। काम पूरा हो जाने के बाद भी वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा है। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करके हथौड़े से नफी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोल के का रूप दे दिया। अपने सदे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सजग की चमक थी। तो दोस्तों उसकी आंखों में एक सृजनात्मक की चमक थी कि मैंने कुछ कर दिखाया। गौ का उत्तर है, यह मोहन के जाति निरपेक्ष व्यवहार को बताता है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी
अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की दशा को भी व्यक्त करता है। वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है। तो दोस्तों अब है पाठ के आसपास। प्रश्न एक, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। तो दोस्तों, गांव और शहर दोनों जगहों में क्या फर्क है मोहन के लिए, इन दोनों संघर्षों में क्या अंतर है, यह आपको आपस में चर्चा करनी है और सोचकर बताना है, लिखना है। जैसे इसका उत्तर यह है, मोहन को गांव और शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थितिजन्य संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली था। स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था। उसे नदी भी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गांव में यजमान के घर रहना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी थी। शहर में वह घरेलू नौकर का कार्य करता था। साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। वह पिछड़ता गया। अंत में उसे बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। अब है दोस्तों प्रश्न 2। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो दोस्तों, अध्यापक त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लिखता है वो भी लिखना है, अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आपको लिखना है। जैसे उत्तर, मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में ठीक ठाक लगता है। वे अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को लगन से पढ़ाते हैं। वे किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते थे। वे अनुशासन प्रिय है तथा दंड के भय आदि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। वे होशियार बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद उनमें कमियां भी है। वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं। वे विद्यार्थियों को सख्त दंड देते हैं। वे मोहन से भी बच्चों की पिटाई करवाते थे। वे कमजोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना भरते थे। छात्रों में हीन भावना तथा भेदभाव करने का उनका तरीका अशोभनीय था। तो दोस्तों, किसी भी अध्यापक को अपने छात्रों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि छात्र जो शिक्षा देते हैं वही शिष्य के जीवन भर काम आता है। प्रश्न 3, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। तो दोस्तों, जो गलत है उसमें आ की मात्रा है, गलता है, तो आप इसे सही कर लें। उत्तर, कहानी के अंत में स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार की काम स्थायी तौर पर किया या नहीं। कहानी का अन्य तरीके से भी अंत हो सकता था। दोस्तों, जब हमने पूरी कहानी पढ़ी थी तो हमने यह देखा था कि मोहन ने अपने मित्र धनराम की मदद की थी, पर अंत में यह नहीं दिया गया था कि क्या मोहन ने हमेशा वही काम किया। तो इसका अंत हमें स्पष्ट जान नहीं पड़ता है। इसका अन्य अंत भी हो सकता है, जैसे क, शहर से लौटकर हाथ का काम करना। ख, मोहन को बेरोजगार देकर धनराम का व्यंग वचन कहना। गौ, मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना आदि। दोस्तों, इन तीनों में इस कहानी का अंत कुछ भी हो सकता है। अब है भाषा की बात, व्याकरण। तो दोस्तों, हमेशा भाषा की बात को स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। व्याकरण भाषा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रश्न 1, पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित है। किसका क्या प्रयोजन है? शब्द के सामने लिखे। तो दोस्तों, जो नीचे शब्द दिए गए हैं ये सब लोहे से किए जाने वाले कार्य है। इनका क्या कार्य करना है ये आपको बताना है। जैसे क, धौकनी, ख, दराती, तीसरा है सड़ेसी। जैसे और घ है आफर और ङ है हथौड़ा। तो इसका उत्तर है
धौंकने, यह आग को सुलगाने व धधकाने के काम में आती है। दोस्तों इसमें फूंक मारी जाती है। ख दरांती, यह खेत में घास या फसल काटने के काम करती है। ग सणेसी, यह ठोस वस्तु को पकड़ने का काम करती है तथा कैंची की तरह होता है। तो दोस्तों सणेसी है जो लोहा जब आग में गर्म करने के लिए डाला जाता है तो उसे सणेसी से पकड़ा जाता है और सणेसी से पकड़ने के बाद लोहे की गर्माहट हाथों में नहीं लगती। घ आफर, भट्टी या लोहार की दुकान। तो दोस्तों जो भट्टी होती है, जो लोहार की दुकान होती है, उसे आफर कहा जाता है। ङ हथौड़ा, ठोस वस्तु पर चोट करने का औजार, यह लोहे को पीटता कूटता है। अब है दोस्तों प्रश्न 2। पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, वो आपने पाठ में ढूंढकर लिखना है। जैसे क उठा पटक कर, बच्चों ने घर में उठा पटक कर सारा सामान बिखेर दिया। ख उलट पलट, दंगाइयों ने दुकान का सारा सामान उलट पलट दिया। घ पढ़ लिख कर, हर युवा पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता है। घ सहमते सहमते, बैग खोने के कारण रोहित सहमते सहमते घर में घुसा। ङ खा पीकर, हम लोग झील में खा पीकर नाव चलाने लगे। अब है दोस्तों प्रश्न 3। बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। जैसे क बूढ़े वंशीधर ने के बूते का काम अब यह काम नहीं रहा। संदर्भ, लेखक का स्पष्ट करना चाहते हैं कि वृद्ध होने के कारण वंशीधर से खेती का काम नहीं होता। ख दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते हैं। तो इसका संदर्भ आपने बताना है। यह वंशीधर की दयनीय दशा का वर्णन करता है, साथ ही पुरोहिती के व्यवसाय की निरर्थकता को भी बताता है। गो सीधी चढ़ाई चढ़ना, पुरोहित के बूते की बात नहीं थी। संदर्भ, वंशीधर वृद्ध हो गए, इस कारण वे पुरोहिताई का काम करने में भी समर्थ नहीं थे। अब है दोस्तों प्रश्न 4। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। तो दोस्तों एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, फिर बार बार संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। यदि एक ही नाम को बार बार रिपीट किया जाए तो उसे व्याकरण की दृष्टि से दोष माना जाता है। तो आपको इसको सही करना है। आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दीजिए। ख आप ये कपड़े धोबी को तो दे आइए। ग आप 1 किलो आलू तो ला दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।